बहुत हो चुकी जी हुजूरी उनके दरबार में, अब युवा बैठेगा कोई सरकार में। मुसलमानों का ज्यादातर वोट इसलिए जाता है कि कौन मुझे बीजेपी से बचा के रखेगा। तो ये कितना सही मुद्दा आपको लगता है? मुसलमानों का क्या और कोई मुद्दा नहीं हो सकता है? हमारा दोस्त कृष्णा, हमारा दोस्त राम, हमारा दोस्त अली के साथ सब हम लोग कभी ये सब फीलिंग्स स्कूल में नहीं। अगर देश का कोई भी नेता ये कहेगा कि मुसलमान वोट बैंक उसके लिए कोई मायना न रखता है, तो उसको एक बात समझ लेना चाहिए। जब 18% वोट बैंक की वैल्यू नहीं है तो 2% वाला आदमी हेलीकॉप्टर पे बैठ के मछली क्यों खा रहा है? तो मेरा विधानसभा से वही हो सकता है, या तो जब मैं कर्म भूमि है या तो मेरी धर्म भूमि है। यानी हम गांधीवादी हैं तो हम गोडसे की गोद के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? तो लोग कमेंट करके कभी कभी ऐसा ही बोलते हैं कि जन स्वराज से दो तरह के लोग जुड़े हैं, या तो वो पैसा दे के जुड़ रहे हैं या तो वो पैसा ले के जुड़ रहे हैं। आप कैसे जुड़े जन स्वराज से? आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमसुल आरफिन है और आप देख रहे हैं जन स्वराज टीवी उर्दू। और आज हमारे साथ बैठे हैं रोज माइंड एजुकेशनल ट्रस्ट के सीईओ एंड फाउंडर अवैस अंबर साहब। इनको जो भी जन स्वराज के जानने वाले इनको कभी ना कभी प्रशांत जी के साथ स्टेज पे या फिर अलग अलग जगह बातें करते हुए देखी होगी। तो सबसे पहले हम अवैस अंबर जी का स्वागत करते हैं अपने चैनल पे और इनसे जानना चाहेंगे कि आप अभी क्या करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सभी व्यूवर्स को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब कहता हूँ। ये जनसुराज से पहले जो मेरे मुहिम चल रही थी वो एजुकेशनल एक मुहिम है जिसमें हम हायर एजुकेशन को पूरी तरह फ्री करने के ऊपर बड़े पैमाने पे पूरे देश में एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें हम हायर एजुकेशन के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना चाहते हैं, जिसके बगैर पूरी दुनिया में देश के किसी भी हिस्से के अंदर जब आप देखते हैं तो भारत अशिक्षित देश के कतार में खड़ा है। इस पर एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं पहले से ही। और जब मैंने चंडीगढ़ में और पंजाब में इंस्टीट्यूशंस में हिस्सेदारी दी और वहाँ काम कर रहे थे, जब भी आते थे बिहार तो लगता था कि यहाँ एक पिछड़ापन है। जब हमने एक नौजवान जो कहीं अमेरिका में काम कर रहे थे और उसके बाद उनके बारे में बहुत कम सुना था, फिर बाद में जब प्रशांत जी के बारे में, उनके पैदल मार्च के बारे में सुना, तो हमने लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार शर्मा जो हमारे मेंटर हैं उनके साथ बातचीत की और उसके बाद उनसे जानकारी लेते हुए कि हम लोग को इस पर क्या करना चाहिए, हम लोगों को भी उनसे बात करनी चाहिए। और काफ़ी उनसे मिलने के बाद एक मंजरनामा प्रोग्राम में मुझे दावत मिली और मैं उसमें शामिल हुआ। वहाँ के माहौल और उनकी बातों को सुन के, उनकी जो बातें हैं उसमें जो सच्चाइयाँ जो दिखती हैं, उसको देखकर प्रभावित होकर मैंने जनसुराज में अपनी रोल निभाने का फैसला किया है। तो अभी आप फिलहाल जन स्वराज के साथ काम कर रहे हैं, तो मतलब हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि बहुत सारे दर्शक हैं हमारे, अलग अलग सवाल करते हैं जन स्वराज से लेके प्रशांत जी से रिलेटेड, तो हर एक सवाल का हम आपसे आंसर लेना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ से चालू करते हैं कि मुसलमान राजनीति से इतना डरता क्यों है? मतलब अभी आप बात देखेंगे तो मुसलमानों का क्या है कि वो किसी को एक रहनुमा मानते हैं और वो खुद इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, न मुखिया बन रहे हैं, न सरपंच बन रहे हैं, विधायक की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वो अगर देखें तो वोट की राजनीति में नहीं आते हैं, वो किसी से हमेशा किसी को सपोर्ट करने के चक्कर में ज्यादा रहते हैं। तो आप मुसलमानों के इस राजनीतिक पिछड़ेपन के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, इसके जड़ तक पहले समझना होगा। जो मुसलमान है वो आज 4.5% शिक्षा से इनरोल है। यानी शिक्षा से इनरोलमेंट की जब बात हम कर रहे हैं तो ये बात हम कर रहे हैं टेक्निकल, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट शिक्षा से। आप देखेंगे कि मुसलमानों के पास दो तरह की शिक्षा में बटे हुए मुसलमान दिखेंगे आपको, एक दीनी तालीमी शिक्षा, एक दुनियावी तालीमी शिक्षा। इसको दोनों जब अलग अलग कर दिया गया, इसका हमें बहुत भयंकर खामियाजा भुगतना पड़ा। अब जो बहुत छोटी सी तादाद है हायर एजुकेशन में, वो तादाद जब पढ़ लिख करके वो बाहर में विदेशों में नौकरी करने चली जाती है। अब जो बहुत कम तबका, छोटा सा जो मदरसों से निकला है, जो यहाँ किसी बिजनेस में स्किल्ड इंडिया से जुड़ करके कोई राहत उसको मिली है और वो कुछ पैसे से मजबूत हुआ है, वो मुसलमान जो यहाँ पे पॉलिटिक्स में आए और उन मुसलमानों ने जब देखा कि हमने आरजेडी के साथ, जेडीयू के साथ अपनी कुर्सी वहाँ जमा ली है, तो उन्होंने अपने खानदानी लोगों को ही सिर्फ उसमें इंट्रोड्यूस किया और वो मुसलमानों के खैर खां नहीं बने, उनके
नेता नहीं बने, उनके लीडर्स नहीं बने, बल्कि वो चाटुकार बन गए जाकर पार्टियों में, बेजुबान नेता रहे जिनके मुंह में जुबान ही नहीं थी अपने हक हुकूक तो की ये बात मुसलमानों को बात समझ में नहीं आई अभी तक। देखिए, तो मुसलमान आरजेडी के पढ़ा साथ लिखा रहता। अब जब देखिए, ये खामोशी की वजह तालीम है, जी, और जो तालीम उनके पास है वो समझते हैं कि दुनिया फानी है। जो दीनी तालीम से जुड़ा मुसलमान है वो मदरसों से निकला, और मदरसों से निकलने के बाद उनको जो तालीम वहाँ हासिल हुई उसमें एक बड़ी मजबूत बात कह दी गई कि दुनिया फानी है, दुनिया खत्म होने वाली है। जी, अब जो दुनिया फानी है तो दुनिया को कमाने की क्या जरूरत है। तो दीनी तरीके से जो उनको दुनिया की से जो उनको तालीम मिली, जो हमारे उलमा दीन ने उनको दी, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं उनसे एक तरफी वो अधूरी जानकारी लेकर मुसलमान बिल्कुल दुनिया की तरफ ताकना छोड़ करके दीन के रास्ते पे अपने कुछ अल्लाह रसूल के रास्तों पे चल पड़ा, और वो बहुत बड़े पैमाने पे इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाया, पॉलिटिकल नजरिया उसके अंदर पैदा नहीं कर पाया। इसीलिए हमने प्रशांत जी की एक मीटिंग में जब ज्वाइन किया तो उसमें कहा कि अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को मुझे दीजिए, और आप जहां जिससे आपका मुकाबला है, एक तरफ 1 लाख शाखाएं एक दिन में आरएसएस लगा रहा है। सही बात। अब एक तरफ इतनी बड़ी आरएसएस की शाखा लग रही है, और दूसरे तरफ हम जब सुबह उठ रहे हैं तो हम बिरयानी में और शोरबे में हाथ डुबा रहे हैं, और हम गोश्त और चिकन और मटन के पीछे पहले नाश्ते की तैयारी में लग रहे हैं। वो जब उठ रहा है तो चाय के साथ वो ये बात कर रहा है अपने माता पिता के साथ कि पापा आप किस जगह जा रहे हैं, आप जो शाखा लग रही है उसमें कहाँ जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो रस्मों रिवाज हैं हमारे घरों के, उसमें ऐसी कोई दीनी दुनियावी के अलावा कोई पॉलिटिकल विजन को लेकर के कोई शाखा या कोई ऐसी चीज नहीं है हमारे पास जिसपे इस विजन पे बात हो कि सरकारों का क्या आने वाला प्रोग्राम है, विधानसभा से कौन सा बिल पास हो रहा है, किस तरह की चीजों को हम एजुकेशन सिस्टम में लागू करने वाले हैं, हम पे क्या नया भार आने वाला है, हमें किसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। और इसका फायदा किनको मिला? जो चाटुकार नेता पहले से अपने कुंडली मार करके सांप की तरह किसी पार्टियों में बैठे थे, उन्होंने मुसलमानों को जैसे चाहा वैसे इस्तेमाल किया। वो बोले भीड़ में गांधी मैदान चलिए, गांधी मैदान भरना है, वो गांधी मैदान भरने चला गया। उन्होंने कहा भाई आप चलिए हमारे साथ फला मैदान में, नेताजी आ रहे हैं, तो उसकी कीमत ऐसे आकी गई कि बहुत लिट्टी और चोखे और तेल पिलावन रैली और लिट्टी चोखा रैली पे ये आपको नहीं लगता है ये मुसलमानों का फायदा इसलिए भी उठाया गया क्योंकि उनको अपना मुद्दा शायद सही से नहीं चुनना आता है? ये वो कौम है जो हुकूमत करना जानती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, और नेता इस बात को गौर से समझ लें। जिसको साइकिल चलाना आता है ना, वो अगर 10-15 साल साइकिल छोड़ दे तो ये मत समझिएगा कि वो साइकिल चला नहीं सकता। सही बात। वो भूला नहीं है। अगर किसी ने, कहते हैं ना, योद्धा अगर तलवार छोड़ दे तो ये मत समझिएगा कि वो तलवार चलाना भूल गया। ये कौम अभी हुकूमत छोड़ी है, भूली नहीं है, बस इसको जगाने वाला चाहिए। लेकिन ये चाटुकार नेता, बेजुबान नेता, इन्होंने जिन्होंने इस मुल्क के मुसलमानों को ठेकेदार बनकर लूटने का काम किया, उनके वोट को लूटने, उन बच्चों को इंसाफ नहीं दिलाने का जो काम किया। अब लोग बोलते हैं कौन दोषी है, बीजेपी दोषी है कि आरजेडी दोषी है कि जेडीयू दोषी? मैं कहता हूँ वो लोग दोषी हैं जिन्होंने मुसलमानों को राजनीति से दूर रखा। नौजवानों को, जब एक माँ बच्चे को गोद लेती है तो कहती है कि मेरा बेटा, या अल्लाह या खुदा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, और अल्लाह देखिए उसकी दुआ को कबूल कर लेता है और वो बेटा इंजीनियर बन जाता है और कलाम बन जाता है। फिर एक माँ बोलती है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, बेटा डॉक्टर बन जाता है। लेकिन इन कई सालों में, 100 सालों में किसी मुसलमान माँ ने अपने बच्चे को जन्म देने के बाद गोद में लेके ये कहा ही नहीं कि मेरा बेटा नेता बनेगा, मेरा बेटा गांधी बनेगा, मेरा बेटा देश की सेवा करेगा, मेरा बेटा वल्लभ भाई पटेल बनेगा, मेरा बेटा मौलाना आजाद बनेगा, मेरा बेटा। इस तरीके से उसने कस्में नहीं खाई, इरादे नहीं पाले। ये कैसे बदलेगा? ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा? मेरा बेटा का नाम है अजान अंबर जी, वो देश का एक बेहतरीन नेता बनेगा, ये एक बाप बोल रहा है। चलिए आपने एक एग्जांपल सेट किया। मेरे बेटा का ये बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा मैं उसे राजनीति सिखाऊंगा। जी, मैं अपने
इस दुनिया में मुझे जितना दिन रहना है, अल्लाह ने जितनी याद दी, उसके बाद मैं उसे ये सिखा के ले जाऊंगा कि बेटा इस देश की खिदमत के लिए इस देश के लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी उलमा दीन ने। लोग कहते हैं ना, लोग समझते नहीं है, लोग समझते हैं कि टीपू सुल्तान को एक उलमा दीन ने चिट्ठी लिखी और हिंदुस्तान में पहले जंग ऐलान शुरू हुआ। नहीं, उससे कम से कम 40 साल पहले मुसलमानों के उलमाओं ने पहली जंग आजादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन उन जंग आजादी की लड़ाई को याद करवाने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से हमारे खानकाहों के मुसलमानों को, जिस तरह हमारे उलमाए दीन को पेश किया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, जिस तरह हमारे जो इस हुकूमत को, जो चाहे अकबर बादशाह की हुकूमत रही, चाहे शेरशाह सूरी की रही, चाहे टीपू सुल्तान की रही, उनके जो बादशाहत के इतिहास को पलट कर रखा, जुल्म में बदल दिया, वो एक बार भी नहीं सोच रहे हैं नौजवान कि जो इतनी लंबे अरसे तक हुकूमत में रहा हो, वहां तो सिर्फ मंदिर ही मंदिर, मस्जिद मस्जिद, क्या वो दिखाई नहीं दे रहा उनको? इमारतें देखिए, मंदिरों की भी इमारतें देखिए पुरानी है, मस्जिदों की भी इमारतें पुरानी है। इसका मतलब दोनों तहजीब को साथ में लेकर चलने का जो माहौल था वो 2014 के बाद आपको बदलता दिख रहा है। देश में एक फिरका अलग हो गया, तो इसको देखने की जरूरत है। जैसे अगर बिहार के मुसलमानों की बात करें तो धीरे धीरे आपने सुना होगा कि आरजेडी छोड़ छोड़ के लोग जनसुराज में आ रहे हैं। तो ये मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि सिर्फ मुसलमान नहीं, अलग अलग पार्टियां भी अलग अलग लोग छोड़ छोड़ के जनसुराज में आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अभी जो बिहार के मुसलमान हैं वो कितने आरजेडी की तरफ है, कितने जनसुराज की तरफ है, कितने जेडीयू की तरफ है? अभी क्या सिचुएशन है? मतलब मुसलमान क्या भरोसा कर पा रहे हैं जनसुराज पे? देखिए, ऐसा है कि मुसलमान जनसुराज पे भरोसा करें, इसकी मैं अपील इसलिए कर रहा हूँ कि किन पर करें। मेरा एक सवाल ये है कि जैसे मुसलमान अपना मुद्दा अभी भी देखा जाए तो सही से चुन नहीं पाते। मुसलमानों का ज्यादातर वोट इसलिए जाता है कि कौन मुझे बीजेपी से बचा के रखेगा। तो ये कितना सही मुद्दा आपको लगता है? मुसलमानों का क्या और कोई मुद्दा नहीं हो सकता है? मुसलमान क्या किसी और के साथ मिलके, सारे लोग तो बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं। बीजेपी की कैंपेन में बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो रही है बिकॉज ऑफ आरजेडी, बिकॉज ऑफ जेडीयू एंड बिकॉज ऑफ द लीडर्स जो वो उनको सफल करा रहे हैं। अगर बीजेपी को गौर से स्टडी करेंगे तो बीजेपी के विपक्ष में जो नेता ने अगर ये कह दिया किसी पार्टी के कि मुसलमानों तुम एक हो जाओ, तो उसने ये काम किया कि दूसरी आबादी जो हमारे भाई बंधु थे, जिनके साथ हमने बचपन गुजारा, जिनके साथ हम मिल सकते थे, जो हमारे ही बीच रहे, हम उनके साथ खेले, हमारा दोस्त कृष्णा, हमारा दोस्त राम, हमारा दोस्त अली के साथ, सब हम लोग कभी ये सब फीलिंग्स स्कूल में नहीं थी। सही बात। लेकिन जैसा ही किसी ने कहा कि मुसलमानों तुम एक हो जाओ, उसने बीजेपी का समर्थन किया। आइडेंटिफाई करना इजी कर दिया। अरे भाई देखो, मुसलमान एक हो रहे हैं, इसलिए आप भी एक हो जाओ। प्रशांत जी की जब आप बात सुनेंगे तो उसने ये बताया कि हम किनसे अलग होकर एक हो जाएं, हमें जिनके बीच ही रहना है। सेकुलरिज्म इसी को कहते हैं। बीजेपी के फॉर्मूले को उन पार्टियों ने कामयाब कर दिया कि अगर आपको बीजेपी को हटाना है, बीजेपी को सरकार में नहीं लाने देना है, तो आप हमको वोट करो। वो सेकुलर बन गई। उन्होंने दिखाया कि मैंने अडवाणी को रोका। अडवाणी को जैसे ही रथ रोका तो उनको सबको मुसलमानों को लगा यार इससे बड़ा मसीहा तो हमारा शिफ्ट हो गया, सारा मसीहा इससे बड़ा तो कोई है ही। और उसी मसीहा ने हमारे 40 साल के इतिहास को, हम अपने विधानसभा की अगर आपको इतिहास बताएं तो आज मेरी उम्र 40 साल है और 35 साल में कोई भी आज तक 5 विधानसभा में जहानाबाद में कोई एक मुस्लिम विधायक ही नहीं हुआ। और जितने स्पीकर मुस्लिम्स थे उस दौर में, जो लालू जी की पार्टी हुआ करती थी, जब आरजेडी लालू जी चला रहे थे, उसमें आप देखेंगे तो कुछ मुसलमान लीडर्स उसमें बोलते थे। जो कांग्रेस पहले थी उसमें मुसलमान लीडर्स का नंबर और बोलने वाले लीडर्स वहां मौजूद थे, उसको आरजेडी ने हाशिए पे पहुंचा दिया चुन चुन कर। अब आप देखिए हमारे आरजेडी में जो सबसे बड़े मुसलमान लीडर हैं उनका नाम क्या है? आरजेडी में अब्दुल बारी सिद्दीकी। जहाँ तक अब्दुल बारी सिद्दीकी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि उनकी खामोशी इस तरफ दिखा रही है कि विपक्ष में जो हमारा विधान परिषद के विपक्ष के नेता अगर अराबी देवी जी हो सकती हैं, तो इसका साफ मतलब है कि आरजेडी के कान पे जूई भी नहीं रंग रही है कि मुसलमानों की हमको आवश्यकता है। और मुसलमान वोट बैंक इतना कमजोर नहीं है। अगर देश का कोई भी नेता ये कहेगा कि मुसलमान वोट बैंक
उसके लिए कोई मायना न रखता है, तो उसको एक बात समझ लेना चाहिए, मुसलमान जायका बदल देता है पार्टियों का, सही बोल रहे हैं। मुसलमान खुशबू बदल देता है पार्टियों का। 18% मुसलमान वोट बैंक की अगर कोई हैसियत वकार नहीं है, तो 14% और 16% वाले जो यादव समाज है उनके वोट बैंक की कैसे वैल्यू हो जाएगी? जब 18% वोट बैंक की कोई वैल्यू नहीं है, तो कुशवाहा 14% वोट बैंक की कैसे वैल्यू हो जाएगी? जब 18% वोट बैंक की वैल्यू नहीं है, तो 2% वाला आदमी हेलीकॉप्टर पे बैठ के मछली क्यों खा रहा है? अच्छा, ये जैसे हमारा फिर वोट बैंक का कोई वैल्यू नहीं है, तो वो मछली खा रहा है 2% वाला, उसका कैसे वैल्यू हो गया? मुसलमान और हमारे जो नेता है जो आरजेडी के अंदर में, क्या वो उनमें से एक भी ऐसे नहीं थे जो अपनी हक की बात आवाज बुलंद करके रख सकते थे कि हम आपके साथ अपना जिंदगी दे दिए और हेलीकॉप्टर में 2% वाला बैठेगा, आपने मेरे लिए क्या किया? अब मेरे लिए क्या किए? तो ये आवाज नहीं बोलने की वजह ये है कि उन्होंने लीडरशिप कहाँ की? वो वार्ड का इलेक्शन तो जीत ही नहीं पाएंगे जिनको आप बहुत बड़ा नेता कर रहे हैं। सही बोल रहे हैं। वार्ड मेंबर का इलेक्शन में वोट नहीं है 400 घर पे, ठीक है, और प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं। अरे भैया, प्रदेश के नेता होते तो आपसे घबरा जाता। अभी एक पब्लिक रिएक्शन हम देख रहे थे, उनके ही बारे में लोग बोल रहे थे कि इतनी नौकरियां बांटने का वो दावा कर रहे हैं, तो अपने दम पे एक नौकरी लेके दिखा दे। तो नौकरियों पर अगर आप आते हैं तो प्रशांत जी का एक डेटा है जिसको मैं कोट करना चाहता हूँ कि अगर पूरे बिहार की सभी सीटों पर नौकरियां आ जाएं और सारे लोगों को नौकरी मिल जाए, सारी जाति बिरादरी को भी नौकरी मिल जाए, तो क्या बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी? नहीं दूर होगी। पूरी नौकरी पूरी आबादी के हिसाब से 2% की होगी, मतलब तब भी 98% आबादी नौकरी से तभी जुड़ पाएगी जब हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इंडस्ट्रियल विजन को सामने रखेंगे। कोई भी प्रदेश बिना इंडस्ट्री के तरक्की नहीं कर सकता। एक चीनी मिल तो हम लोग का चालू ही नहीं हो रहा, हमारे पास तो इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास पानी है, हमारे पास गंगा है, हमारे पास खेती है, हमारे पास वो मजदूर तबका है जो भारत की आधी इंडस्ट्री चलाता है। भारत की आधी इंडस्ट्री बिहार मजदूर चलाता है, और हमारे पास खुद की मजदूरी के लिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े खैरखा हैं, हम सेकुलर नेता हैं, हम जातिवाद पर वोट कर रहे हैं, हम धर्मवाद पर वोट कर रहे हैं। अरे माताएं, अरे मेरी बहनों, अरे मेरी जो माताएं घर में बैठी, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो खाली इतना सोचिए कि आपका बच्चा ईद में नहीं आ पा रहा है, आपका बच्चा रमजान में नहीं आ पा रहा है, आपका बच्चा आपके साथ रोजा इफ्तार नहीं कर पा रहा है, आपका बच्चा छठ नहीं मना पा रहा है, आपका बच्चा आपके पर्व में होली नहीं खेल पा रहा है। अपनी औलादों पर रहम कीजिए, अपने बिहार को बनाने के लिए अब आह्वान कीजिए, उठिए, चलिए, बिहार को बदलने में एक कदम आपका भी हो, आप भी आगे बढ़िए और वादा कीजिए कि अगर जो बातें नेता कह रहे हैं अपने ही बीच में से कोई नेता चुनिए। आज वो क्या रहा, तीर छाप को वोट देंगे, ललटेन छाप को वोट देंगे। अब हम लोग का छाप तय नहीं हुआ, सही बात है, तय नहीं हुआ, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि हमने प्रशांत जी के को जितने भी मीटिंग में बैठे हम लोग, उसमें मैंने एक बात सुनी कि आपके बीच से ही कोई आपके समाज का पढ़ा लिखा बच्चा को मैं खड़ा करके वहां से लाऊंगा। हेलीकॉप्टर नेता कोई नहीं होगा। मैं तो प्रशांत जी से अपील करूंगा इस वीडियो से कि अगर कोई व्यक्ति जिस जगह पैदा हुआ है और जिस जगह उसका घर है, उसका दादा घर, उसका मौसा घर, उसका जो भी उसका खानदानी घर है, उन घरों की पूरी तहकीक करके ही उसको टिकट दिया जाए। इसका एक और भी कारण होता है, मान लीजिए अब कोई आदमी पटना में, अब हम पटना में, और मेरा मोहब्बत अगर कहीं से होगा तो सिर्फ वही जगह से होगा जहां मैं पैदा हुआ, ठीक है। तो मेरा विधानसभा सिर्फ वही हो सकता है, या तो जब मैं कर्म भूमि है या तो मेरी धर्म भूमि है, दो ही जगह हो सकती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, हेलीकॉप्टर नेता चला रहा है दिल्ली से, अचानक से आया, पता चला कि वो रहने वाला है पटना का, किशनगंज से जाके इलेक्शन लड़ रहा है, रहने वाला है सीवान का, वो किशनगंज से या आपके औरंगाबाद से जाके, चूंकि मुसलमान वोट बैंक वहां पे ज्यादा है, तो वहां पे जाके उसमें इलेक्शन टिकट लेके लड़ रहा। वो किशनगंज वालों को मैं कह रहा हूँ, हेलीकॉप्टर नेता आवे तो मार के भगाइए, एक भी हेलीकॉप्टर नेता को एक्सेप्ट मत कीजिए। क्यों कि आप किशनगंज की हालत को देखिए। मैं किशनगंज घूमने गया, मुझे रोना आ गया
इतने बड़े बड़े चेहरे वहां से जीत के आए, लेकिन किसी ने किशनगंज की गलियों को ठीक नहीं किया, वोट बटोरने का काम बस किया, बस वो मुसलमान के वोट नाम। बैंक इस्तेमाल किया और उनको रिजेक्ट कर दिया। तो आप अपने घर के बच्चों को उठाइए वहां से, अपने विधानसभा में अपने लोगों को, जो वहीं के लोग हैं जिनको वहां से मोहब्बत होगी, जो अपने होंगे। देखिए, दो तरह से मोहब्बत होगी, मैं आपको बता रहा हूं। जो मेरा घर है, हम कितनी भी बड़ी महल बना लें, दिल्ली में बना लें, पटना में बना लें, चंडीगढ़ में बना लें, और बनाया, लेकिन हमको जो मोहब्बत मेरे घर से है, जो खुशबू मेरी वहां से है, वो लगाव मुझे कभी चंडीगढ़ और पंजाब और पटना से नहीं हो सकती। तो ये ख्याल रखें, जो हमारे मिस जो करता है वो अपने मेमोरीज को अपने करता है memories कि को वहाँ करता है। पे वहाँ ये पे बहुत थे तो। इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, आप जन सुराज से जुड़े हैं, अलग अलग मीटिंग्स भी आप जन सुराज के लिए प्रशांत जी के साथ भी कर रहे हैं और अलग भी सेपरेट भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं ना कि जन सुराज है, प्रशांत जी ने मोदी जी के लिए काम किया है, तो ये बीजेपी की भी, आपने सुना होगा ये बात जरूर कि बीजेपी की बी टीम वाली बात है। तो इसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है? आप ये सुनते हुए भी कैसे जुड़े? मैं आपके सवाल को समझ गया। अगर प्रशांत किशोर जी बीजेपी की बी टीम है, यही पॉलिटिकल विजन में कमी है। 243 सीट पर अगर प्रशांत जी इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या वो एनडीए के विपक्ष में नहीं लड़ेंगे? क्या वो बीजेपी के खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे? क्या वो आरजेडी के खिलाफ, क्या जेडीयू के खिलाफ, सबके खिलाफ खड़ा करेंगे? तो इतना सा भी, अगर थोड़ा सा भी पॉलिटिकल विजन है, आपके दिमाग में सोचना है, अगर एबीसीडी भी आता है पॉलिटिक्स का, तो 243 विधानसभा पे लड़ने का पहला प्रस्ताव ये बात को साबित करता है कि हमारी पार्टी बीजेपी की बी टीम के बारे में कोई विचारधारा नहीं रखती है। अब दूसरा बात, हमारी पार्टी 2 अक्टूबर को रजिस्टर हो रही है, तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, यानी हम गांधीवादी हैं, तो हम गोडसे की गोद के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? हमारे विचारधारा दोनों बातों से बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हम किसी भी कीमत पे 243 में बीजेपी को भी धूल चटाएंगे, जेडीयू को भी धूल चटाएंगे। और मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, याद रखिएगा, भविष्यवाणी को रिकॉर्ड करके सेव करके रखिएगा, बाद में यही होने वाला। जीतेगा तो जन स्वराज ही, ठीक है। और दूसरी बात, जीतेगा तो जन स्वराज ही, लेकिन हमारी जो लड़ाई रहेगी वो एनडीए वर्सेस जन स्वराज रहेगा। सही बात। एनडीए वर्सेस, क्यों? क्योंकि बाकी हमारा कोई कंपटीशन किसी के साथ नहीं रहा, सारा किरासन तेल निकल। आपको लग रहा है कि मुसलमान जन सुराज से जुड़ रहे हैं, मतलब ये बिल्कुल 100% श्योर कर गया, वो सब समझ गया कि बाप रे बाप, जन सुराज के आने के बाद, जब ये अभी 1 तारीख को जो सभा होने वाली है, आप उसमें उसकी शक्ति प्रदर्शन भी देख लीजिएगा। हो सकता है दूसरों को नींद उड़ जाएगी, बहुत लोगों की नींद उड़ जाएगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और मैं वादा कर रहा हूँ आपको, वो मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आप उस मीटिंग में जरूर रहिए और देखिएगा कि उस मीटिंग में कितने बड़े बड़े दिग्गज नेता, कुछ तो मुंबई से भी आ रहे हैं, मैं अभी राज की बात नहीं बताऊंगा, कुछ इतनी बड़ी शख्सियत वहां आ रही है जिनको देखकर मुसलमान समझ जाएंगे कि ये मीटिंग से ही साबित हो जाएगा। इसलिए हमने कह दिया, आज ही कह दिया, 1 तारीख के बाद। 1 तारीख के बाद मीटिंग, 1 तारीख के बाद कहने की जरूरत नहीं, हमारी लड़ाई एनडीए वर्सेस जन सुराज रहेगी। अच्छा, ये जो प्रशांत किशोर जी और मतलब जन सुराज का जो एक सोच है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, बिल्कुल। तो जब ये बात आती है तो मुसलमानों की अगर 17-18% पॉपुलेशन है बिहार, 18% प्लस, 18% प्लस पॉपुलेशन है बिहार में, इस पे आपको कितना मतलब भरोसा है कि ये जो 18% की बात की जा रही है और भी अलग अलग कम्युनिटीज के लिए भी की जा रही है कि जिसकी जितनी है उसको उतना दिया जाएगा? ये संविधान बना है उसमें, जो हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, उस मैनिफेस्टो और संविधान के लोगों ने सबने मीटिंग करके इस बात को तय रखा। ये सिर्फ भाषण नहीं है, ये ऐलान नहीं है। अगर मुसलमान, जैसे कि एक छोटी सी बात, एक आदमी ने कही कितने लोग मुसलमान आएंगे, तो हमारे नेता ने जवाब दिया कि मुसलमान आए ना आए, लेकिन तब भी हम 40 से ज्यादा मुसलमानों को, यानी जितनी आबादी के हिसाब से, मैं 61 मानता हूँ, 61 इलाकों ऐसे हैं जहाँ से मुस्लिम टिकट अगर दिए जाए, 61 इलाका ऐसा है बिहार के अंदर में जहाँ से मुस्लिम अपनी इंडिपेंडेंट सीट निकाल सकते हैं, 61 इलाकों पे। अच्छा। जिसका लिस्ट मैंने अपने प्रपोजल में 61 ऐसा विधानसभा सीट है जहाँ पे मुसलमान कैंडिडेट खड़ा किया है, तो वहाँ पे जीतने का चांस अगर थोड़ा सा नौजवान, दूसरा नौजवान, दूसरी आबादी का नौजवान, दूसरी कौम और दूसरी आबादी का नौजवान हमारे साथ टर्न हो जाए, तो 61 विधानसभा में हम इंडिपेंडेंटली हम देख पा रहे हैं जो
पार्टी अगर टिकट देती है माइनॉरिटी में से किसी नौजवान को, तो वो अपने वोट बैंक से, इंडिपेंडेंट का मतलब अपने वोट बैंक से वो इस सीट को निकाल सकता है। अच्छा, एक जनता का सवाल पूछ लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग वीडियोस देखते हैं तो मैक्सिमम पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग ऐसा भी सवाल पूछते हैं जिनका हम चाहते हैं कि थोड़ा क्लियरिफिकेशन दे दिया जाए। मतलब हम चाहते हैं कि कोई भी काम अगर हो रही तो जितनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाए उतना ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। तो आप जन स्वराज से जुड़े हैं, तो लोग कमेंट करके कभी कभी ऐसा ही बोलते हैं कि जन स्वराज से दो तरह के लोग जुड़े हैं, या तो वो पैसा दे के जुड़ रहे हैं या तो वो पैसा ले के जुड़ रहे हैं। आप कैसे जुड़े जन स्वराज से? देखिए, असल में ये लिट्टी चोखा बांटने वाली आदत गई नहीं है। ये जो लिट्टी चोखा वाली जो आदत रही है, तेल पिलावन रैली, तो हम पूछा वहां जाके, भाई तुम कैसे आए हो? तो बोला वो तो भैया हमको बोले थे कि खाना मिलेगा इसीलिए आ गए। जन स्वराज के बाहर भीड़ से पूछ लीजिएगा कि आप किस लिए आए हो, तो पूरा आपको सारा विजन बता देगा कि हम जन स्वराज से क्यों आए। अगर आप इस सवाल का जवाब अपने व्यूवर्स को देना चाहते हैं कि पैसा लेके जुड़ रहे हैं या पैसा दे के जुड़ रहे हैं, तो पहली बात तो एक बात बड़ी गहराई से मैं बता देना चाहता हूँ कि जन स्वराज एक ऐसी पार्टी है और आने वाली दौर की पार्टी जो होगी जिसमें विजनरी लोग आएंगे जो सोच रखते हैं, और हम जैसे लोगों को न पैसे से कोई खरीद सकता है, पैसा दे के ना अपनी पार्टी में शामिल कर सकता है। आप मेरा इतिहास पुराना देख लीजिएगा, अगर मुझे किसी माइनॉरिटी अध्यक्ष बनना रहता या किसी पार्टी में जाकर के युवा अध्यक्ष बनना रहता तो मेरे पास बहुत सोर्स थे, मैं वहां जाके कर लेता ये काम। मेरे कई दोस्त एमएलए थे, कई दोस्त एमपी थे, लेकिन मैंने कभी पार्टी नहीं ज्वाइन की। लेकिन जब बात आई बिहार बदल रहा है, तो मैं तो नौजवानों को कह रहा हूँ, सुनिए, बिहार के बदलाव में बाद में जब ये किताब लिखी जाएगी उसमें आप रहें इसलिए जन स्वराज में आ जाएगी, वरना ये बदलता हुआ बिहार के इतिहास के पन्नों पे आप नहीं लिखे जाएंगे। मैं इसलिए आया हूं ताकि जब सुनहरा बिहार का इतिहास लिखा जाए तो उसमें सुनहरे अक्षर पर मेरा नाम अवैस अंबर है ये भी लिखा जाए, कंट्रीब्यूशन उसमें मेरा भी शामिल हो। ये बदलाव से कोई नहीं रोक सकता। ये गांधी की आंधी जैसे आप सुने थे ना, ये जन स्वराज की आंधी है। ये जन स्वराज की आंधी है जो किसी भी कीमत पे आप देखेंगे बदलाव लेके आएगी। ये अच्छा, आपने एक साल पहले कभी किसी पार्टी पर इंटरव्यू किया था इलेक्शन से एक साल पहले? नहीं, कभी नहीं किया था ना। यही दर्शाता है कि एक साल पहले से ही हमारी पार्टी में जाइएगा, पार्टी ऑफिस के अंदर में, तो ऐसा लगेगा कि इलेक्शन परसों ही। सही बात है। ऐसा लगेगा पकवान बन रहा है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। एक साल पहले ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ था पूरे बिहार में। और दूसरी पार्टियां भी अब पहले पदयात्रा भी चल रही है, पहले सफ में मुसलमान को बचाने लगी। सबको थैंक्स कहना चाहिए हम लोगों को। ये बात आप सही बोल रहे हैं, इसलिए भी क्योंकि अभी तेजस्वी यादव की मीटिंग हुई थी मुसलमानों के साथ, तो उन्होंने ये खुलेआम मुसलमानों को ये बोला कि आप हैं तो हम हैं। तो ये पहली बार उनके तरफ से ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया, लेकिन ये सिर्फ बोलने की बात है। कल रिजाइन करा दें, एक तो बदलने, और हाथ में तो वही है, नेता फिर से बदल दें, हमारा विजन बदल जाए, हम सोच में पड़े भाई बड़ा अच्छा इंसान है। अरे गोल बोली से नहीं होता है। ये प्रशांत जी भी बोलते हैं कि आप एक बार बस बोल दीजिए। आप तो बोल ही रहे, आप तो थैंक यू कहेगा हर मुसलमान जो उधर बैठा है पार्टी में, बोलेगा यार जन स्वराज जब से आया है तब से हम लोग का इज्जत बहुत बढ़ रहा है। पहले हम लोग को खाली समोसा मिलता था, अब समोसा के साथ एक मिठाई भी है, जलेबी भी है, सही बात है। और पूरा बैठने के लिए मिल रहा है।